दोस्तों, एक कंपनी लिस्टेड है। उसने सिक्योरिटीज इशू की, शेयर्स ट्रांसफर हुए और डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ। अब एक सिंपल क्वेश्चन इन मैटर्स पर, फाइनल रेगुलेटरी पावर किसकी होगी? कंपनी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, रजिस्ट्रार की, ट्राइब्यूनल की या सेबी की? और यही स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 खुद एक लाइन ड्रॉ करता है। लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज के मैटर में सेबी का रोल और दूसरे कॉरपोरेट लॉ मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल। लेकिन कहानी का सेकंड ट्विस्ट डिविडेंड है। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, लेकिन शेयर होल्डर को 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं मिली। अब क्या होगा? डायरेक्टर पर क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस आ सकता है। कंपनी को 18% इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। लेकिन हर डिले ऑफेंस नहीं होता। आज हम इसी लीगल बाउंड्री को डिटेल में डिकोड करेंगे। टुडे वी विल लर्न। आज की लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को कनेक्ट करेंगे। सेक्शन 24 सेबी की रेगुलेटरी पावर। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 लिस्टेड कंपनीज के सिक्योरिटीज मैटर्स, इशू ऑफ सिक्योरिटीज मैटर्स, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव पावर्स। सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 सेबी के पावर्स अंडर द सेबी एक्ट। उसके बाद सेक्शन 127 डिविडेंड पेमेंट की 30 डे टाइमलाइन, डायरेक्टर की लायबिलिटी, इम्प्रिजनमेंट फाइन, 18% इंटरेस्ट और स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। फाइनली निधि कंपनी के लिए स्पेशल मॉडिफिकेशंस और एक प्रैक्टिकल केस स्टडी इमेजिन कीजिए। एक लिस्टेड कंपनी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है। इन्वेस्टर्स रेडी हैं, स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व हैं, पब्लिक इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब क्वेश्चन है, क्या कंपनीज एक्ट अलोन इज एंटायर इंटायरेशन है? क्या कंपनीज एक्ट अलोन इस एंटायर प्रोसेस को रेगुलेट करेगा? यही सेक्शन 24 एंटर करता है। हैशटैग सेक्शन 24। सेक्शन 24 का बेसिक पर्पस है रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना, यानी हर मैटर का रेगुलेटर सेम नहीं है। लिस्टेड कंपनीज के सिक्योरिटीज रिलेटेड मैटर्स में सेबी का रोल आता है और अदर मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कंटिन्यू करता है। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग चैप्टर 3, चैप्टर 4 और सेक्शन 127 के प्रोविजंस सर्टेन मैटर्स के रिलेशन में सेबी एडमिनिस्टर करेगा। लेकिन कौन से मैटर्स? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट कैटेगरी, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अगर लिस्टेड कंपनी या ऐसी कंपनी जो सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया पर लिस्ट करना इंटेंड करती है, सिक्योरिटीज इशू कर रही हैं, तो रेलेवेंट प्रोविजंस सेबी रेगुलेशंस के थ्रू एडमिनिस्टर किए जाते हैं। यानी कंपनीज एक्ट फ्रेमवर्क प्लस सेबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दोनों को साथ देखना पड़ेगा। सेकेंड कैटेगरी, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज ट्रांसफर के मैटर्स में भी सेबी रेगुलेटरी रोल इंपॉर्टेंट है। यहां कंपनी सेक्रेटरी को एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखना है। लिस्टेड कंपनी का सिक्योरिटीज मैटर है तो सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, अप्लायबल सेबी रेगुलेशंस भी चेक करने होंगे। थर्ड कैटेगरी, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 24 में नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड को भी स्पेसिफिकली कवर किया गया है। लिस्टेड कंपनी या इंटेंडेड लिस्टेड कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट प्रोविजंस सेबी एडमिनिस्टर करेगा। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। सेक्शन 24 रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क देता है और सेक्शन 127 डिविडेंड डिफॉल्ट के कॉन्सिक्वेंस को सेपरेटली प्रिस्क्राइब करता है। इंपॉर्टेंट लीगल बाउंड्री। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्या सेबी को कंपनीज एक्ट के हर मैटर पर पावर मिल जाती है? आंसर, नहीं। सेक्शन 24 अनलिमिटेड पावर प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 24 स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड मैटर्स के लिए रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है
और बाकी मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल रजिस्ट्रार या एक्ट में स्पेसिफिकली एम्पावर्ड अथॉरिटी के पास हो सकते हैं। सेक्शन 24 एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 24 का एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड अदर मैटर्स, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और एक्ट में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अदर मैटर्स, उनके पावर्स ऑटोमेटिकली सेबी के पास नहीं चले जाते। रेलेवेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्राइब्यूनल रजिस्ट्रार या एप्लीकेबल अथॉरिटी उन पावर्स को एक्सरसाइज करेगी। तो सेक्शन 24 को एक लाइन में याद रखिए। लिस्टेड सिक्योरिटीज मैटर्स, सेबी, अदर स्पेसिफिक कॉर्पोरेट लॉ पावर्स, रेलेवेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सेक्शन 24 सबसेक्शन 2। अब नेक्स्ट लेवल। सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 सेबी को स्पेसिफाइड मैटर्स के रिस्पेक्ट में सेबी एक्ट 1992 के सर्टेन पावर्स एक्सरसाइज करने का फ्रेमवर्क देता है। सेक्शन 11, सेक्शन 11A, सेक्शन 11B, सेक्शन 11D और स्पेसिफाइड प्रोविजंस यानी सेक्शन 24 कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कनेक्ट करता है। प्रैक्टिकल केस स्टडी। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है। कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा? सिर्फ कंपनीज एक्ट चेक करेगा? नहीं, पहले आइडेंटिफाई करेगा कंपनी लिस्टेड है, मैटर सिक्योरिटीज इशू का है, सेक्शन 24 एप्लीकेबल है। अब कंपनीज एक्ट प्रोविजंस के साथ एप्लीकेबल सेबी रेगुलेशंस भी चेक होंगे। यही प्रोफेशनल कंप्लायंस अप्रोच है। अब इमेजिन कीजिए कंपनी ने एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया, शेयर होल्डर्स खुश हैं, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन 30 डेज पास हो गए और शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट नहीं मिली। अब क्वेश्चन, क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है या लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? यहां सेक्शन 127 एंटर करता है। सेक्शन 127 का टाइटल है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स। प्रोविजन का बेसिक ट्रिगर सिंपल है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड है लेकिन पेमेंट नहीं हुई, या डिविडेंड वारंट प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर पोस्ट नहीं हुआ, तो कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो सकते हैं। 30 डे रूल, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 30 डेज। डिविडेंड डिक्लेयर होने की डेट से 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे होना चाहिए या वारंट पोस्ट होना चाहिए। अगर कंपनी नोइंगली डिफॉल्ट करती है तो लायबिलिटी अराइज हो सकती है। डायरेक्टर लायबिलिटी। सेक्शन 127 में एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट पर पनिशमेंट अप्लाई हो सकती है। यहां वर्ड याद रखिए, नोइंगली। सिर्फ डिले आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं है। स्टैट्यूटरी वर्डिंग में डायरेक्टर का नोइंगली पार्टी होना इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्सिक्वेंस समझिए, इम्प्रेजनमेंट अप टू 2 years फाइन, नॉट लेस देन 1000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। और कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम पे करना होता है डिफॉल्ट पीरियड के लिए। एक बार फिर नंबर्स, 30 डेज, 2 years, 1000 रुपीज पर डे, 18% इंटरेस्ट। इन 4 नंबर्स को सेक्शन 127 के साथ लॉक कर लीजिए। प्रैक्टिकल केस स्टडी। मान लीजिए कंपनी ने 1 जुलाई को डिविडेंड डिक्लेयर किया। शेयर होल्डर को पेमेंट 30 डे पीरियड में नहीं मिली और कंपनी के साइड से कोई स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब क्वेश्चन, क्या कंपनी के पास अनलिमिटेड टाइम है? नहीं। सेक्शन 127 का कॉन्सिक्वेंस ट्रिगर हो सकता है और नोइंगली डिफॉल्ट में इन्वॉल्व डायरेक्टर्स के अगेंस्ट स्टैट्यूटरी पनिशमेंट अप्लाई हो सकती है। कंपनी को 18% सिंपल इंटरेस्ट भी फेस करना पड़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या डिविडेंड 30 दिनों में पे नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली ऑफेंस हो गया? आंसर, नॉट नेसेसरली। सेक्शन 127 खुद एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है और यही एक्सेप्शंस प्रैक्टिकल कंप्लायंस में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं।
#exception1। अगर डिविडेंड पेमेंट ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से पॉसिबल नहीं थी तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, यानी कंपनी के कंट्रोल के बाहर एप्लीकेबल लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। एक्सेप्शन 2। अगर शेयरहोल्डर ने कंपनी को स्पेसिफिक पेमेंट डायरेक्शंस दिए लेकिन कंपनी उन डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर सकती और कंपनी ने शेयरहोल्डर को कम्युनिकेट भी कर दिया तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन अप्लाई हो सकता है। एक्सेप्शन 3। अगर डिविडेंड रिसीव करने के राइट पर डिस्प्यूट हैं तो सेक्शन 127 का ऑफेंस ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता, यानी एंटाइटलमेंट डिस्प्यूट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। #exception4। अगर डिविडेंड लॉफुली एडजस्टेड किया गया है कंपनी के फेवर में शेयर होल्डर से ड्यू किसी अमाउंट के अगेंस्ट तो भी स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन अवेलेबल है। एक्सेप्शन 5 और एक ब्रॉड एक्सेप्शन। अगर किसी अदर रीजन से डिविडेंड पेमेंट या वारंट पोस्टिंग में फेलियर कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से नहीं हुआ तो ऑफेंस डीम्ड नहीं होगा। यहां डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल कंप्लायंस पॉइंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए सिर्फ डिविडेंड पेमेंट डेट ट्रैक करना इनाफ नहीं है। अगर पेमेंट डिले है तो रीजन डॉक्यूमेंट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटर क्वेश्चन हो सकता है डिले हुआ क्यों, कंपनी का डिफॉल्ट था या स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन एप्लीकेबल था। सेक्शन 24 एंड सेक्शन 127। कनेक्शन। अब दोनों सेक्शंस को कनेक्ट कीजिए। सेक्शन 24 रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 127 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। सेक्शन 24 लिस्टेड सिक्योरिटीज और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड के स्पेसिफाइड मैटर्स में सेबी एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क देता है। सेक्शन 127 एक्चुअल स्टैट्यूटरी कॉन्सिक्वेंस प्रिस्क्राइब करता है, यानी रेगुलेटर कौन और वॉयलेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या, दोनों कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट समझना जरूरी है। निधि कंपनी मॉडिफिकेशन। अब एक स्पेशल प्रोविजन निधि कंपनी के लिए सेक्शन 127 मॉडिफाइड मैनर में अप्लाई होता है। नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 के अकॉर्डिंग अगर डिविडेंड पेएबल टू अ मेंबर 100 रुपीज और लेस है तो स्पेसिफाइड कंप्लायंस मैकेनिज्म अवेलेबल है। लोकल लैंग्वेज में वन लोकल न्यूज़पेपर ऑफ वाइड सर्कुलेशन में अनाउंसमेंट और निधि के नोटिस बोर्ड पर एटलीस्ट 3 मंथ्स डिस्प्ले, यानी निधि कंपनीज के लिए स्पेशल मॉडिफिकेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट ऑन रूल्स एंड सर्कुलर्स। आज के सोर्स मटेरियल में सेक्शन 24, सेक्शन 127 और निधि कंपनी मॉडिफिकेशन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है, लेकिन सेक्शन 24 या सेक्शन 127 के साथ कोई सेपरेट स्पेसिफिक सर्कुलर टेक्स्ट प्रोवाइडेड नहीं है। इसलिए हम अनसपोर्टेड सर्कुलर नंबर या डेट अज्यूम नहीं करेंगे। प्रोफेशनल प्रैक्टिस में एक्ट एप्लीकेबल, सेबी रेगुलेशंस, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स और लेटेस्ट अमेंडमेंट्स सब वेरीफाई करना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट। लिस्टेड कंपनी के केस में फर्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर कंपनी इज लिस्टेड। सेकंड, check whether company intends to list. Third, identify whether matter relates to issue or transfer of securities. Fourth, check section 24. Fifth, check applicable SEBI regulations. Sixth, for dividend record declaration date. Seventh, calculate 30-day timeline. Eighth, track payment or warrant posting. Ninth, if delayed, document reason. 10th, check section 127 exceptions. 11th, check director involvement. 12th, calculate applicable interest exposure. एग्जाम क्वेश्चन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज इशू एंड ट्रांसफर मैटर्स को प्राइमरीली कौन एडमिनिस्टर करता है, सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी या ट्राइब्यूनल। सेकेंड क्वेश्चन, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद सेक्शन 127 में
बेसिक पेमेंट टाइमलाइन क्या है? 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज? थर्ड क्वेश्चन, अगर सेक्शन 127 का डिफॉल्ट नोइंगली एस्टैब्लिश होता है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है? 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 इयर्स या 5 इयर्स? फोर्थ क्वेश्चन, सेक्शन 127 के अंडर कंपनी को डिफॉल्ट पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट किस रेट पर पे करना होता है? 12%, 15%, 18% या 24%? कमेंट चैलेंज। अब कमेंट्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन 1, सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट? क्वेश्चन 2, 30 डेज या 60 डेज? क्वेश्चन 3, 2 इयर्स या 5 इयर्स? क्वेश्चन 4, 18% या 12%? अपना आंसर कमेंट्स में लिखिए। फाइनल रिकैप, आज हमने सेक्शन 24 को समझा। सेक्शन 24 रेगुलेटरी पावर्स को डिवाइड करता है। लिस्टेड कंपनीज के सिक्योरिटीज इशू एंड ट्रांसफर मैटर्स में सेबी का रेगुलेटरी रोल इंपॉर्टेंट है। नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड के स्पेसिफाइड मैटर्स भी सेक्शन 24 में कवर्ड हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन और अदर स्पेसिफिकली असाइन मैटर्स के पावर्स रेलेवेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के पास रह सकते हैं। सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 सेबी एक्ट के स्पेसिफाइड पावर्स के साथ कनेक्ट करता है। सेक्शन 127 रीकैप, डिविडेंड डिक्लेयर्ड 30 डेज, पेमेंट और वारंट पोस्टिंग सीरियस, knowingly involved director up to 2 years imprisonment, minimum 1000 rupees per day fine, company liable for 18% simple interest, लेकिन लॉफुल एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। सेक्शन 24 लिस्टेड सिक्योरिटीज सेबी, सेक्शन 127 डिविडेंड डिफॉल्ट 30 डेज, 2 इयर्स, 1000 पर डे, 18%। दोस्तों, आज हमने देखा कंपनीज एक्ट सिर्फ एक सिंगल रेगुलेटर की स्टोरी नहीं है। लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशंस सब एक रेगुलेटरी इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। और डिविडेंड के केस में एक सिंपल 30 डे डिले सीरियस स्टैट्यूटरी कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंच सकता है। लेकिन हर डिले डिफॉल्ट नहीं होता और हर डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली पनिशमेंट नहीं बन जाता। फैक्ट्स, रीजन, एक्सेप्शन, डायरेक्टर इन्वॉल्वमेंट और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सब मैटर करते हैं। यही है रियल कॉर्पोरेट लॉ। सेक्शन पढ़िए, सबसेक्शन समझिए, अथॉरिटी आइडेंटिफाई कीजिए, टाइमलाइन कैलकुलेट कीजिए, एक्सेप्शन चेक कीजिए और फिर कॉन्सिक्वेंस डिटरमाइन कीजिए। अगर आपने क्विज के आंसर्स समझ लिए हैं तो कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर लिखिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के साथ शेयर कीजिए और कंपनीज एक्ट 2013 मास्टर क्लास सीरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेक्शन, एक नए कंट्रोवर्सी और एक नए प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट लॉ केस के साथ। Welcome to Corporate and Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. They do not represent the views of my employer, any organization with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. The content is based on publicly available laws, rules, regulations, judicial pronouncements, and regulatory materials, or on hypothetical examples prepared for educational purposes. No confidential, proprietary, or unpublished information is used or disclosed. This channel does not provide legal, tax, financial, accounting, investment, or other professional advice. Viewers should consult qualified professionals before making any legal,
business, or investment decisions. While every reasonable effort has been made to ensure accuracy, laws and regulations are subject to change. Accordingly, neither I nor this channel accepts any liability for any loss or consequences arising from reliance on the information presented. All trademarks, company names, and logos belong to their respective owners and are used only for educational, commentary, and informational purposes. Copyright, Corporate and Securities Law. Compass, navigating law with clarity. All rights reserved.